वेलकम टू स्टडी होम। स्टडी होम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करने वाले हैं हम लोग रियल नंबर्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। बहुत ही मजेदार क्लास होने वाला है। हम लोग सीखेंगे कि ये प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इनको हमें कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट के फॉर्म में जो कि प्राइम फैक्टर्स हो। कैसे करेंगे, इसके इंट्रो क्लास को आप देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए गए हैं, वहां से चीजों को समझ सकते हैं। वैसे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इन चीजों को भी समझ लेंगे। यहाँ बताया गया, यहाँ पे पूछा गया है कि 140 आपके सामने दिया है 140, इसको फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखते हैं, उनको फैक्टराइज करके 140 को फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलता है इस तरीके से, ये प्राइम नंबर्स। यानी कि इन नंबर्स को हम अरेंज कर देंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और ये आपका आंसर हो गया। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि ये जो नंबर है ये प्राइम फैक्टर हैं और इनके प्रोडक्ट को हम 140 के इक्वल लिख सकते हैं। 156 को करना है, बहुत आसान है। इनको प्राइम नंबर से, यानी कि 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो इस तरीके से आपका, आप देख सकते हैं कि सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो यहां पे क्या क्या नंबर आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पावर के फॉर्म में, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। एंड इस केस में भी आप कर सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये आपका हो गया प्राइम फैक्टर्स, ये सेकंड। एंड थर्ड है 3825। तो 3825 को कैसे करेंगे, आपको ढूंढना है वो डिवाइड करने वाला नंबर कि ये किससे डिवाइड होगा। कभी कभी क्या होता है कि ये नंबर्स जो है कॉम्प्लेक्स होता है, हम लोग सोच नहीं पाते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, डिविजिबिलिटी रूल्स। आपने क्लास 6-7 में ही डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ा होगा। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या करता है कि हमें बताता है, बहुत जल्दी तेजी से बताता है कि ये किससे डिवाइड होगा। अब इसको डिवाइड करके चेक करेंगे तो काफी टाइम जाएगा, वो काम नहीं करना है। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 5 दिया हुआ है। इनका सम चेक करेंगे 3 से हो रहा है कि नहीं, तो 3 + 8 + 2 + 5 18, इसका सम 18 आया, यानी कि 3 से डिवाइड होगा। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पढ़ा है तो आप उसको देख लेंगे। तो यहाँ 3 से अप्लाई करेंगे। हमें करना था 2 से, बट यहाँ हुआ नहीं, इसलिए हमने इसे 3 से किया। अब डिवाइड कर लो, तो ये डिवाइड करके आया। अब फिर चेक करो कि ये 3 से होगा कि नहीं। तो ये 3 अभी फिर से हो रहा है, और ये मैं फास्ट इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे रूल्स पता है। अब ये 3 से नहीं होगा, क्योंकि अब जब इसका सम करते हैं डिजिट का, तो 3 से नहीं हो रहा है, लेकिन 5 से हो रहा है। 5 का रूल क्या है, लास्ट में 0 या 5 हो तो 5 से होगा, तो लास्ट में 5 है, कर दो डिवाइड। अगेन ये 5 लास्ट में है तो फिर 5 से हो जाएगा 17। अब 17 प्राइम नंबर है, तो इसके प्रोडक्ट को आप क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 17। अब ये क्या बन जाएगा, 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2 इंटू 17। तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले नंबर की ओर। 5005 को भी करना है, तो ठीक उसी तरह हम लोग करेंगे। डिवीजन के रूल्स को फॉलो करते हुए तेजी से हम लोग देखेंगे किससे डिवाइड होगा। लास्ट में 5 है, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, सम 10 आ रहा है, 5 से कर लो। अब किससे होगा, अब ये 5 के बाद 7 देखना पड़ेगा, तो 7 से हो रहा है कि नहीं चेक कर लो। 7 से हो जाएगा, कर दो। 143 टाइम में। अब 11 से हो जाएगा, चेक कर सकते हो ऑड इवन के सम करके, तो ये 13 आया। अब इसको तुम क्या लिखोगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो इस तरीके से फैक्टराइज करके तुम सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख सकते हो प्रोडक्ट के फॉर्म में। और लास्ट हमारा है 7429,
तो उनको भी कर लेते हैं ठीक इसी तरह से। 7429। अब यहां पे क्या करोगे, चेक करोगे 2 से हो रहा है कि 3 से। 2 से तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 है। सम कर लो, 7 + 4 11 + 2 13 +9 22। ये नहीं होगा। 5 से नहीं होगा, लास्ट में 9 है। 7 से चेक कर लो, 7 से भी नहीं होगा। 11 से चेक कर लो, ऑड इवन का सम करके। 7 + 2 9, 9 + 4 13, नहीं होगा। 13 से चेक कर लो, 11 के बाद 13 से चेक करना है तो करना पड़ेगा थोड़ा इसको कैलकुलेट कैलकुलेट करके। 13 से भी नहीं होगा। 13 से भी नहीं होगा, 17 से चेक करना होगा। तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनको चेक करने के लिए थोड़ा 17 19 में प्रॉब्लम होता है। धीरे धीरे 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। 17 से हो रहा है तो कर दो, 17 से ये हो जाएगा। तो 17 से करना होगा तुमको 7429 को, तो ये हो जाएगा 437। अब चेक कर लो ये 17 से होगा क्या। 17 से नहीं होगा, 13 से। 17 और ये हो जाएगा 17। 17 से नहीं होगा, ये 19 से देख लो, 19 से होगा। 19 से हो जाएगा। 19 टू जा 38 बाय 23। तो यहाँ पे जो नंबर्स आपको मिले वो कॉम्प्लेक्स मिले और इनको चेक करना पड़ता है। आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट सोच सकते हो। तो ये आपका हो गया फिफ्थ का आंसर, ये आपका फोर्थ का आंसर। तो इस तरीके से फैक्टराइज करके आप चीज़ों को कर सकते हो। ये आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, आप डिविजिबिलिटी रूल्स कितना अच्छे से जानते हो, टेबल आपको आता है, तो ये कैलकुलेशन आपका फास्ट रहेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आया है एलसीएम एंड एचसीएफ। ये प्रॉपर्टी हमने इंट्रो क्लास में देखा है, जिसमें बताया गया है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर, और उनसे वेरीफाई भी करना है। इसको सॉल्व करके, जैसे यहाँ पे आया है 26 एंड 91, तो इसका हमें फाइंड करना है एलसीएम और इसका फाइंड करना है एचसीएफ, और हमें वेरीफाई भी करना है। यहाँ पे 26 और 91 आया है। 26 को फैक्टोराइज करोगे तो क्या मिलेगा, 2 × 13। एंड 91 को फैक्टोराइज करोगे तो क्या मिलेगा, 7 × 13। अब दोनों को हमने फैक्टोराइज करके लिखा। जब आप 26 को फैक्टोराइज करोगे तो 2 × 13 मिलेगा, 91 को फैक्टोराइज करोगे तो 7 × 13 मिलेगा। और जब तुमको फाइंड करना है एचसीएफ, तो इसमें क्या करना होता है, कॉमन ढूंढना होता है। कॉमन सिर्फ तुम्हारे सामने 13 है, तो इसका आंसर एचसीएफ एचसीएफ इसका 13 होगा। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम के लिए जिस पे पावर ज़्यादा उसको लिखते हैं। यानी कि यहाँ 2 पे पावर तो 1 है, इस वही ज़्यादा है तो 2 लिखेंगे। 13 पे पावर 1 है तो 13 को लिखेंगे। और दोनों में है, दोनों में पावर ज़्यादा किसका है, तो दोनों का इक्वल है तो 1 ही रहेगा। एंड 7 अकेला, ज़्यादा पावर या जो कह लो अकेले ही है। अब इनका मल्टीप्लाई जो है एलसीएम कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, 182। अब एलसीएम तुम्हारा 182 आया और एचसीएफ 13 आया। क्या करना होगा, कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके देखो क्या इनके नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे n1 × n2। तो पहला नंबर तुम्हारा क्या है, n1 और n2 का वैल्यू निकालना है। तो n1 और n2 हमारा है 26 और 91। 26 को 91 से मल्टीप्लाई कर लो और चेक करो वैल्यू क्या आता है। मैं चेक कर लेता हूँ। 2366।
ये तुम्हारा प्रोडक्ट आया दोनों नंबर का। अब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट देख लो। एलसीएम और एचसीएफ क्या आया था? एचसीएफ आया था 13 और एलसीएम आया है 182। इनका प्रोडक्ट देख लो, 182 को 13 से मल्टीप्लाई करके। तो यहां भी देख सकते हो 2366 आ रहा है। यानी कि देख सकते हो कि दो नंबर का प्रोडक्ट, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों इक्वल है। यानी कि ये वेरीफाई करना था। तो यहाँ पे तुम्हारा वेरीफाई हो गया कि N1 इंटू N2 इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम एचसीएफ जो आया है उसका प्रोडक्ट करना है, और तब हमें पता चलेगा कि ये हमारा आंसर राइट है। इसी के लिए वेरीफाई करना जरूरी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा पहला हो गया। अब सेकंड पे आते हैं। अब सेकंड है 510। 510 को फैक्टराइज करो, 92 को फैक्टराइज करो और लिखो क्या आएगा। तो 510 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, तो यहाँ पे 2 से करना होगा, 255। अब ये 3 से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो तुम्हारा फैक्टराइजेशन से जो तुमको मिला है फैक्टर्स वो है, एंड 92 का क्या होगा, तो 92 का डिवाइड कर लो 2 से। तो ये बन के आया 2 इंटू 23। अब देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन हमारा है 2 है, और कोई तो कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ बन के आएगा 2, एंड एलसीएम क्या बन के आएगा, तो एलसीएम हमारा बन के आएगा जिस पे पावर ज्यादा हो। देखो यहाँ पे 2 पे पावर ज्यादा है, 2 पे पावर, ये 2 टाइम्स आया है, यानी 2 पे पावर 2 है। तो हमें दो बार जो हमारा आ रहा है हमें उसे लिखना है। यानी कि हम क्या लिखेंगे, 2 2 पे पावर 2, यानी कि 4 लिखेंगे। 3 1 टाइम है, अकेला ही है। 5 भी अकेला है, 23 भी अकेला है, और 17 भी अकेला है। तो अकेला है उसको साथ लेके चलना है, और जो ज्यादा बार आया है वो ज्यादा बार वाले को लिखो। यानी 2 टाइम्स आया है तो 1 टाइम्स पे मत ध्यान दो, जो ज्यादा है उस पर ध्यान दो। बाकी अकेला है उसको तो लिखना पड़ेगा। 2 अकेला नहीं है, 2 यहाँ पे ज्यादा है, तो ज्यादा को साथ लेके चलो, अकेले को छोड़ दो। जो अकेला है उसको लो, एक जैसा है तो ज्यादा है उसको लो। ये तरीका होता है एलसीएम में, तुमने पढ़ा होगा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मल्टीप्लाई करना। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का 4 3 जा 12 5 जा 60, 60 आया, और 23 और 17 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और फिर 6 से 23460, जब तुम कैलकुलेट करोगे तो आएगा 23460। ये तुम्हारा एलसीएम हो गया, ये तुम्हारा एचसीएफ हो गया। तो देख सकते हो कि दोनों यहाँ पे तुम, ये एलसीएम है और ये क्या है, एचसीएफ है। सॉरी, एलसीएम है और ये एचसीएफ है। अब इनको भी वेरीफाई करना है, कर लो वेरीफाई, कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या करोगे, जो तुम दो नंबर का निकाले थे एलसीएम और उसी दो नंबर से निकाले थे एचसीएफ, यानी कि 510 इंटू 92। अब कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 4692, 46920 आया। और अब तुम प्रोडक्ट निकालोगे एलसीएम एंड एचसीएफ का, जो कि तुम पहले भी पढ़ चुके हो कि दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। उसी चीज को फॉलो करके हम कर रहे हैं। यहाँ पे एचसीएफ 2 है और एलसीएम है 23460, और इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 46920।
तो इस तरीके से हमने वेरीफाई कर लिया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों इक्वल है। यानी हमारा आंसर जो है, हमने एलसीएम निकाला है, एचसीएफ निकाला है, वो राइट है। उम्मीद करते हैं डाउट्स तुम अब सबके क्लियर हुए होंगे, और नहीं क्लियर हुए हैं या फिर और अच्छे से समझना है तो तुम मुझे कमेंट में बताओगे। अब हमारा लास्ट है 336 × 54। अब इसका भी तुमको फैक्टराइज करना पड़ेगा, 336 का एंड 54 का। तो 336 का फैक्टराइज कर लो। तो इस तरीके से तुम फैक्टराइज करते हो, तुम्हारे कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि तुम कितना फास्ट कर सकते हो। वैसे नंबर आसान था, लेकिन कभी कभी नंबर कॉम्प्लेक्स भी मिलता है। अब इसको ही तुम पावर के फॉर्म में लिखोगे, 2⁴ × 3 × 7। इसे हम लोग पावर के फॉर्म में इसलिए लिखते हैं कि एलसीएम के टाइम में वो हमारे लिए सही होता है, उसको देख के एलसीएम को कर लेते हैं। वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन लिखते हो तो लिखने में थोड़ा तुमको कम लिखना पड़ता है पावर के फॉर्म में। और पावर शायद इसीलिए है भी, शायद क्या इसीलिए है। 54 को कर लो। तो यहां से मिला तुमको 54 का 2 × 3 × 3 3, यानी कि लिख सकते हो 2 × 3⁻³ अब देखो, तुमको बताना एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर से तुम्हारा एचसीएफ जो कॉमन है, कॉमन क्या है, एक 2 है, एक 2 है कॉमन। अरे यार, एक कलर क्या, 2 है और यहाँ पे 2 है, तो दो ये कॉमन तुमको मिला। एक और कॉमन क्या है, 3 है, सिंगल 3, और यहाँ पे 3। तो 2 और 3 के अलावा और कोई कॉमन नहीं है, यानी कि एचसीएफ तुम्हारा यहाँ पे जो एचसीएफ बन के आएगा 2 × 3 यानी कि 6 बन के आएगा। अब एलसीएम में क्या करना होता है, तो एलसीएम के लिए देखो, जिस पे पावर ज्यादा, देखो यहाँ पे 2 पे पावर 4 है और यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, तो हमें ज्यादा वाला लेना है। मैं बताया हूं, जो जिस पे पावर ज्यादा वो हमें लेना है। तो 2 पे पावर 4। अब 3 पे आ जाओ, देखो 3 कम है और ज्यादा मैं बोला हूं कि जो ज्यादा पावर में हो उसे लो। तो 3 पे पावर 3 है, ये से ले लो। अकेला क्या है, तो अकेला यहाँ पे 3 है, सॉरी 3 तो मैं ले लिया, 7 अकेला है, उसे ले लो। और इसमें तो कुछ अकेला है नहीं, तो अब इसका मल्टीप्लाई करके जो आएगा, यानी कि 16 को करना पड़ेगा 27 से और फिर 7 से। 3024। तो हमारा कैलकुलेशन जो करके आया वो एलसीएम का और एचसीएफ का आया। अब क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करके देखोगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करोगे तो क्या आएगा, हमारा नंबर क्या है, 336 × 54। मल्टीप्लाई करोगे, अब मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो 336 × 54 मल्टीप्लाई कर लो। 17944, 17944, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ का भी प्रोडक्ट करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। और अगर ये इक्वल नहीं होता है तो मतलब कहीं कैलकुलेशन में एरर होगा, तो ये हमें कंफर्म भी कर देता है। एलसीएम क्या है, 3024, और एचसीएफ क्या है, 6 है। मल्टीप्लाई करके देख लो। कुछ कैलकुलेशन एरर हो ही गया, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। 336 है और 54 है, सॉरी यहाँ पे 1 होगा ना, ये 1 होगा, और तो यहाँ पे हो जाएगा
और यहाँ पे फिर क्या दिक्कत आ रहा है, ये फिर गलत हो रहा है। 17 और यहाँ पे 18 बनना है चाहिए। वन एट तो यहाँ पे आएगा ही यार, 18, इसको ठीक कर दो यहाँ पे 1, ये 6 है ना, 18144, और यहाँ पे तुम्हारा बन के आएगा 18144। और देख सकते हो कि दोनों इक्वल है, कैलकुलेशन में एरर होने की वजह से हम लोग परेशान थे। तो ये तुम्हारा जो है 3364 और प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम, तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आया था 3024। तो ये हो गया हमारा इक्वल है, यानी कि हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे आया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और हमें अप्लाई क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए ही सॉल्व किया है, यहां भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहां पे नंबर दिया हुआ है 12, नंबर है 12, 15, 21, और इसके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली भी इसको कर सकते हो। 2 × 2 × 3, 15 को लिख सकते हो 3 × 5, 21 को लिख सकते हो 3 × 7। अब देखो कि इसमें पहले तो तुमको एलसीएम बताना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जिस पे पावर ज्यादा, तो 2, यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, ये 4 हो गया। 3 सब में अकेला है, तो ज्यादा कम क्या है, अकेला ही है, जो है वही है। और 5 भी अकेला है, जो अकेला है उसे साथ लेके चलना है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 420 हो जाएगा। एचसीएफ निकालना है। अब देखो एचसीएफ में क्या करना होता है, जो सब में हो उसे ही एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ देखो यहाँ पे 3 है, जो फैक्टर्स हैं 3 है, 3 है, ये सब में है, कॉमन है, उसे ही हम लोग फैक्टर बोलते हैं, और हाईएस्ट वही है और कोई तो है नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा एचसीएफ के लिए। तो एचसीएफ 3 हो जाएगा, एलसीएम 420 हो जाएगा। तो इस केस में हमारा जो बनेगा एलसीएम, वो क्या बनेगा 420, और एचसीएफ जो बन के आएगा वो 3 बन के आएगा। उम्मीद करते हैं डाउट क्लियर हो रहा होगा तुम लोगों का। बाकी किन्हीं का डाउट क्लियर नहीं होता है वो कमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 17 है, 23 है और 29 है। अब तुम देख सकते हो कि सारे के सारे नंबर क्या हैं, इस सारे के सारे नंबर जो हैं ये प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 होता है, तो यहाँ पे एचसीएफ हमें लिख के उसको निकालने की जरूरत नहीं है। हमें जब पता है कि प्राइम नंबर का जो फैक्टर होता है वो 1 होता है, यानी कि यहाँ पे लिखोगे कॉमन फैक्टर, वो सब में तुमको 1 दिखेगा। तो इसमें देख लो 1 है सब में, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एलसीएम, जब भी प्राइम नंबर का तुम एलसीएम निकालते हो तो सबको मल्टीप्लाई करना होता है, सबको मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। 391, सॉरी 391 और 29, तो ये बन के आ जाएगा 933111339। ये तुम्हारा एलसीएम बन के आया। तो इस केस में एचसीएफ हो जाएगा और एलसीएम तुम्हारा हो जाएगा 11339। तो एचसीएफ निकालना तो आसान लग रहा होगा, लेकिन एलसीएम निकालना थोड़ा कैलकुलेशन प्रोडक्ट करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा तुम सबको बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत ही आसान है। 8, 9, 25 इनका भी फैक्टोराइज करोगे 8 का,
तो लिखोगे 2 × 2 × 2, यानी कि 2 पे पावर 3 लिख सकते हो। 9 को लिख सकते हो 3 × 3, यानी कि 3 पे पावर 2 लिख सकते हो। 25 को लिख सकते हो 5 × 5, यानी कि 5 पे पावर 2 लिख सकते हो। अब तुमको एलसीएम बताना है जिस पे पावर ज़्यादा और सब डिफरेंट है, यानी सबको लिखना पड़ेगा। तो 2 पे पावर 2 का मतलब 8, 9, 24 करना पड़ेगा। 1800 हो जाएगा। और एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ तो तुमको कॉमन कुछ दिख नहीं रहा है, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो इस केस में एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एलसीएम क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड के तरीके से, फैक्टराइजेशन मेथड से। उम्मीद करते हैं डाउट क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहां पे दिया है एचसीएफ, इन दोनों नंबर का, ये दो नंबर हैं N1 और N2, यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इनका ये एचसीएफ दिया है। और ये पूछा है कि इन्हीं दोनों नंबर से, ये सेम नंबर है, देखो ये दोनों सेम नंबर है, और तुमको बताना है एलसीएम। कैसे बताओगे? तो हम लोग एलसीएम फाइंड नहीं करेंगे उस तरीके से जैसे हम लोग करते हैं फैक्टराइजेशन से, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला कि दो नंबर का प्रोडक्ट N1 × N2, यानी कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, एलसीएम × एचसीएफ के इक्वल होता है। और हम लोग इस पे ही इसको पुट करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यानी दो नंबर क्या है, पहला नंबर है 306, दूसरा नंबर है 657, एंड एलसीएम पूछा है तो एलसीएम को एलसीएम ही रहने दो। एचसीएफ तुमसे पूछा है, एचसीएफ के जगह पे तुम पुट कर दोगे 9, क्योंकि दिया हुआ है, गिवन है। अब तुम एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालोगे तो 9 को डिवाइड कर दोगे इनसे, ऐसे, तो क्या आएगा, 33 से कैंसिल हो गया, यानी कि एलसीएम निकालने के लिए 306 को 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 100 10098, 10098। तो ये तुम्हारा जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये तुम्हारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, यानी कि एलसीएम या फिर एचसीएफ फाइंड करने में ये हेल्प करता है। क्लियर होगा? उम्मीद करते हैं डाउट क्लियर हो रहा होगा। तो ये फॉर्मूले का यूज ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए होता है। यहाँ पे प्रिंटिंग एरर हो गया है 6⁻n। कह रहा है कि 6 पे पावर n, क्या इसके एंड में ये नेचुरल यहाँ पे n हो जाएगा, सॉरी प्रिंट, ये टाइपिंग एरर हो गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि 6 पे पावर n को क्या पॉसिबल है ये एंड, इसका जो डिजिट है एंड वाला वो 0 हो? कैसे जानेंगे? जैसे मान लो 70 है, 80 है, 90 है, 50 है, कोई भी नंबर है, उनके एंड में 0 होने के लिए कंडीशन क्या है? देखो कंडीशन क्या होता है, इनको जब तुम फैक्टराइज करोगे तो तुम क्या लिखोगे, 2 × 5 × 7। 80 के लिए क्या लिखोगे, 2 × 2 × 5, ऐसे करोगे। 90 के लिए क्या करोगे, 2 × 3 × 5। 50 के लिए क्या करोगे, 2 × 5 × 5। देखो जिसके लास्ट में 0 होता है, जिसके एंड में 0 होता है किसी भी नंबर में, उसके लिए जरूरी है 2 × 5 का होना। यानी फैक्टर जो है वो 2 और 5 दोनों होने चाहिए, देख सकते हो 2 and 5, 2 and 5, 2 and 5। तो ये जरूरी होता है कि जो भी जिस नंबर के एंड में 0 हो उसका फैक्टर 2 and 5 जरूर होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो देख लो,
अब हम क्या करेंगे, 6 पे पावर n है और 6 पे पावर n को तुम लिखोगे तो 2 × 3 टू द पावर n। अब देखो इसका जो तुम्हारा फैक्टर है वो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, होना चाहिए 2 एंड 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ 0 बिकॉज ending with 0 ending with 0 should be a factor, should be factors of 2 and 5 both। ये 2 एंड 5 दोनों होना चाहिए फैक्टर्स में, तो ही वो कहलाएगा, उस वो होगा डिजिट उसका एंड में 0। क्या होना चाहिए, 2 एंड 5। देख सकते हो मैंने एग्जांपल में इसको एक बता दिया कि क्यों होता है, तो ये तुम मेंशन कर दोगे रीजन। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है जिसमें पूछा है कि क्या ये नंबर कंपोजिट हैं। अब मैं प्राइम और कंपोजिट को एक्सप्लेन तो कर सकता हूं, लेकिन क्या क्लास 10 में प्राइम और कंपोजिट को एक्सप्लेन करने की जरूरत है? जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी बता देता हूं कि प्राइम किसे कहते हो। प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ दो हो, वन एंड इटसेल्फ, पढ़े हो, ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स। कंपोजिट क्या होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तुम लोग को बता रहा हूं कि प्राइम होता क्या है। जैसे 5 का तुम फैक्टर करते हो तो 1 और 5, 11 का फैक्टर करते हो तो 1 और 11, तो ये क्या है, प्राइम है। लेकिन जब तुम करते हो 9 का फैक्टोराइज तो तुम लिखते हो 3 × 3 और 1 होता है। वैसे 1 हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं प्राइम नंबर की कैटेगरी में, लेकिन ये नंबर है, फैक्टर है। तो फैक्टर क्या है, यहाँ पे आ गया 3 आ गया। इस केस में फैक्टर क्या है, 2 ही है, इस केस में 2 ही है, तो 2 फैक्टर वाले कहलाते हैं प्राइम और मोर देन 2 फैक्टर्स कहलाते हैं कंपोजिट। अब हम लोग उसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 7 × 11 क्वेश्चन है, 7 × 11 × 13 + 13। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, 13 है, कॉमन ले लो। कॉमन लोगे तो क्या लिखोगे, 7 × 11 + 1 लिखोगे, 13 इंटू, अब ये तुम्हारा हो जाएगा 77 + 1, यानी कि तुम लिखोगे 13 × 78। अब देख सकते हो कि यहाँ पे 13 × 78 हुआ जो तुम्हारा नंबर्स था। अब ये जो प्रोडक्ट तुम्हारा जो भी आएगा, इसका जो वैल्यू तुम्हारा बन के जो भी आएगा, क्या इसको तुम 13 से डिवाइड कर सकते हो, इसको 78 से डिवाइड कर सकते हो? तो तुम्हें ये दिखा रहा है कि ये नंबर का जो प्रोडक्ट है, ये जो इस नंबर का जो फैक्टर है, ये 13 भी है और 78 भी है, यानी मोर देन ये 2 हो गया ना। एक तो इटसेल्फ जो इसका वैल्यू आएगा 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 78 से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा, ये कंपोजिट कहलाएगा, कंपोजिट नंबर, बिकॉज इट हैज more than 2 factors which is in solution। जो कि सॉल्यूशन में देख सकते हो 78 13 और 1 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, 3 फैक्टर हो गया ना। फैक्टर तो और भी होगा, लेकिन हमने जो सॉल्व किया उसमें हमें 3 फैक्टर दिख रहा है, तो हमने फैक्टर को दिखाया, जो कि ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट कहलाएगा। वैसे ही इसे भी सॉल्व करना है, तो देख लेते हैं। अब ये कहता है 7 × 6 + 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, कॉमन ले लो। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में तुमने पढ़ा भी होगा, तो मुझे बैक में जाने की ज़रूरत नहीं है उतना भी।
अब ये बन जाएगा 5 इंटू, अब मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? 1008, 1008 प्लस 1। अब ये तुम्हारा बन के आ गया 5 इंटू 1009। अब यहां भी तुम देख सकते हो कि ये नंबर जो भी बन के आएगा, इस नंबर में फैक्टर तुम्हारे क्या है? 5, यानी ये 5 से डिवाइड होगा, 1009 से डिवाइड होगा, और 1 से भी तुम मान सकते हो। तो ये भी मोर देन टू फैक्टर्स हो गया ना। मोर देन टू फैक्टर्स यानी कि तुम बोलोगे, यहां पे बोल सकते हो कि दिस नंबर इज कंपोजिट। क्यों? बिकॉज इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स विच इज इन सॉल्यूशन, विच इज इन सॉल्यूशन। तुम देख सकते हो सॉल्यूशन में दिया हुआ है, हमने सॉल्व किया और हमने देखा कि यहाँ पे एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर, ये। तो इस तरीके से हमें कंपोजिट नंबर को दिखाया कि ये क्यों कंपोजिट है, क्योंकि इसमें दोनों के केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि फैक्टर जो है मोर देन टू है, और जब मोर देन टू फैक्टर हो तो क्या कहलाता है? कंपोजिट कहलाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर सर्कल बना हुआ है। मैं पिक्चर भी बना देता हूं ताकि तुम लोग समझ पाओ आसानी से। ये सर्कुलर पाथ है ऐसा, और इसमें रवि टेक्स 12 मिनट। अब रवि यहां से चलना शुरू करता है और ऐसे राउंड लगाता हुआ पहुंचता है 12 मिनट में। रवि को लगता है 12 मिनट, 12 मिनट, एंड सोनिया को लगता है 18 मिनट। अब ये भी चलना शुरू करते हैं यहां से, और इसे लगता है 18 मिनट का टाइम, ऐसे पहुंचते पहुंचते। तो सोनिया को लगता है 18 मिनट। 18 मिनट। अब क्वेश्चन बोला है कि एक राउंड लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, सोनिया को 18 मिनट लगता है। ये राउंड लगाएंगे, दोनों को टाइम तो अलग अलग लग रहा है। रवि को कम टाइम लग रहा है, सोनिया को ज्यादा टाइम लग रहा है। एक साथ तो ये मीट नहीं करेंगे फर्स्ट राउंड में। कितने टाइम तक ये चलते रहेंगे, और ऐसा मोमेंट आएगा जब दोनों एक एक पॉइंट पे मीट करेंगे एक साथ। तो ये मोमेंट कब आएगा कि वो जहां से शुरू किए थे दोनों चलना, और उसी पॉइंट पे मिलेंगे। तुमने पढ़ा होगा कि घंटी बजने के केस में कि एक घंटी जो बेल है वो 2 घंटे के डिफरेंस पे, दूसरी घंटी 3 घंटे के डिफरेंस पे। ऐसा हमने क्वेश्चन किया था जिसमें पूछा जाता था कि अगली घंटी एक साथ कब बजेगी। ऐसा ही बार बार ये चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग सीधा सा दिमाग बिना लगाए हुए एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम से हमें बताता है कि ये कब दोबारा वही मोमेंट रिपीट होगा एक साथ, चाहे घंटी बजने के केस में हो, चाहे लाइट जलने के केस में हो। एक डिफरेंस पे वो चीजें बार बार हो रही हैं, तो ऐसा उसका मूवमेंट कब बनेगा, उसके लिए हमें क्या करना होता है? एलसीएम करना होता है। तो एलसीएम ले लो किसका? 12 का और 18 का। अब फैक्टराइजेशन से करो या दूसरे मेथड से करो, लॉन्ग डिवीजन से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 12 का फैक्टराइजेशन से ही कर लो, 2 इंटू 3, और 18 का करते हो तो क्या आता है? 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो, 2 ज्यादा बार आया है, उसको तुम लिखोगे ज्यादा बार, ज्यादा जो मोर देन, मतलब ज्यादा टाइम जो रिपीट हुआ है उसको तुम लिखोगे। और 3 भी यहाँ देखो मोर देन फर्स्ट से ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है, तो ये 3 पे पावर 2 हो जाएगा। तो ये बन गया 4 और ये बन गया 9, यानी कि 36। ये हमारा एलसीएम आया, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 36 मिनट हो जाएगा। यानी कि जो हमारा उनका मीटिंग जो होगा वो आफ्टर 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट बाद वो फिर से दोबारा मिलेंगे एक ही पोजीशन पे जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। एलसीएम, हमने ये क्वेश्चन तुमने शायद पढ़ा होगा 7 क्लास में भी।
आसान होता है। बस ये समझना है कि इस केस में हमें एलसीएम को बनाना है। और तुम प्रैक्टिकली देखोगे तो 12 मिनट में पहला राउंड लगाया। अब दूसरा जो सोनिया जो है वो 18 मिनट में लगा रही है, तो 12 मिनट अब ये चलता रहेगा। 36 मिनट में जो रवि है वो तीसरे बार में अपने पॉइंट पे पहुंचेगा, थर्ड टाइम। और 18 मिनट का टाइम लग रहा है सोनिया को, तो दो टाइम सेकंड टाइम में सेकंड राउंड में वो अपने पॉइंट पे पहुंचेगी। यानी ऐसा एक ही टाइम में मोमेंट आएगा जहां दोनों मिलेंगे और बातें करेंगे कि मैं तो 2 राउंड कंप्लीट कर लिया, और एक बोलेगा कि मैं तो 3 राउंड कंप्लीट कर लिया। और क्यों? क्योंकि उसका एलसीएम 36 मिनट था और हमें ये एलसीएम बताया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा सबको। तो ये हमारा था एक्सरसाइज 1.1 का पूरा सॉल्यूशन। और आगे का सॉल्यूशन अगले क्लास में तुम लोग को वीडियोस में मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन तुम लिंक में देख सकते हो। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसी एनर्जी के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।